उत्कर्ष। इस टॉपिक का जो संबंध है वो किससे है? महाजनपदों से। किससे है? महाजनपदों से। एक प्रश्न इसका 100% हमेशा ही आता है कि कोई सा भी आप कंपटीशन दे दो तो मैं उन्हीं के अनुसार आपको पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, कम से कम 25 पेज का है, आपके इतने लेवल का है नहीं। ये बंद कर दे जो भी काम कर रहा है। सबसे पहले मगध का उत्कर्ष। इससे पहले आप चीज रखो कि जो मगध है उस मगध का विस्तार क्या है, कहां फैला हुआ है, कहां स्थित था, कौन सी नदियों के बीच में स्थित था। सबसे पहली चीज मगध के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कहां स्थित था और कहां नहीं था और क्या था क्या ये? सबसे पहली चीज तो ये क्या था? एक महाजन। सबसे बड़ा अगर कोई महाजनपद था तो वो कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध। इसका विस्तार देखिए, ये जो है वो उत्तरी भारत में, कहां पर? सबसे पहले चीज कहां स्थित है? उत्तरी भारत में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में भी कहां स्थित है? उत्तरी भारत में बिहार के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है? बिहार के दक्षिण में स्थित है। पहली चीज तो ये याद रखना। दूसरी चीज इसका ये पूछा जाता है कि जो इसका विस्तार है कौन कौन सी नदियों के मध्य इस मगध को बसाया गया था। मगध की जो राजधानी थी, जो पाटलिपुत्र थी, वो कौन सी नदियों के मध्य थी और उसका जो क्षेत्र था वो मगध का क्षेत्र कहलाता था। तो याद रखना, मान लीजिए ये मगध है, ये मगध है। जो मगध है वो उत्तर में, कहां पर? उत्तर में एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। पूर्व में जो नदी है उसका नाम है चंपा नदी, सॉरी सोन नदी। कौन सी नदी? पूर्व का नाम, पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम में तो चंपा नदी और पूर्व में कौन सा हो जाएगा? सोन नदी। और जो दक्षिणी भाग है वो है विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि मगध अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, उस कैसे का जवाब आपको इससे मिलेगा। मगध उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी से घिरा होने के कारण ये क्या था? ये चारों ओर से घिरा हुआ है या नहीं? चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब इस पर आक्रमण करना आसान है क्या? आक्रमण आसान नहीं था। इसलिए बहुत सारे जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनों ने इस पर भी बहुत सारे आक्रमण किए, लेकिन वो आक्रमण में असफल रहे। असफल रहने का कारण क्या था कि इधर को क्या है? विंध्याचल की पहाड़ी है, उसको पार करके मगध पर आक्रमण करना पड़ता था। इसलिए ज्यादातर सैनिक यहाँ जो रहते थे वो मगध की सेना होती थी और गुरिल्ला पद्धति के द्वारा ये किसी दूसरी सेना को अपने यहाँ प्रवेश करने नहीं देते थे। तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के कारण मगध पर आक्रमण करना आसान नहीं था, अर्थात मगध क्या था? सुरक्षित था। क्या था? सुरक्षित। इधर अगर पूर्व का कहूं तो कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। तो सोन नदी को पार करके फिर मगध पर आक्रमण करना पड़ता था, जो इतना आसान नहीं था। इसलिए भी मगध क्या था? सुरक्षित था। और पश्चिम में कौन सी नदी थी? चंपा नदी। कौन सी नदी थी? चंपा। एक और क्या है? राजधानी है। किसकी राजधानी है? अंग की राजधानी भी है चंपा। तो इसको याद रखना, ये दो जगह काम आएगा, एक तो राजधानी में, एक चंपा और ले आएगा कि अजातशत्रु अपने पिता के शासनकाल में कहां का वायसराय था या उपराज्यपाल था? तो कहां का था? चंपा का था। और इधर कौन सी है? गंगा नदी। यानी 3 नदियों और एक पर्वत श्रृंखला से घिरा होने के कारण मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इस पर आक्रमण करना आसान नहीं था। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कहां स्थित है ये मगध, वर्तमान में कहां स्थित है, तो वर्तमान का भी याद रखना कि जो मगध है, मगध वर्तमान में गया, पटना, नालंदा, शाहाबाद। कौन सा बाग? शाहाबाद, जो कहां पर है? बिहार में। तो अगर पूछा जाए कि मगध वर्तमान में कहां स्थित था, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र? गया का क्षेत्र, पटना का क्षेत्र, नालंदा का क्षेत्र और शाहाबाद।
इसका संयुक्त क्षेत्र जो पहले था वो क्या था? मगध था। समझ में आया यहां तक? अगर प्रश्न आ जाए वर्तमान में मगध पे कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, तो कौन से हो जाएंगे? एक तो गया, दूसरा पटना, तीसरा नालंदा, चौथा शाहबाद। और ये चारों के चारों कहां पर है? बिहार में। और बिहार के भी कहां पर? दक्षिण में। बिहार के दक्षिणी भाग में क्या स्थित था? मगध। दूसरी चीज सुनना, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मगध है उसका उल्लेख कहां मिलता है? मगध का उल्लेख कहां मिलता है? हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा। इसका मतलब 16 महाजनपदों की जहां जहां जानकारी मिली वहां वहां किसकी जानकारी मिलेगी? मगध की। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या था? अंगुत्तर निकाय। बताओ अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? और बौद्ध का एक और ग्रंथ था जिसका नाम था महावस्तु। क्या नाम था? महावस्तु। ये किसके हैं? बौद्ध ग्रंथ। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कौन से बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। दूसरा, उसी की तरह पूछ लिया जाए जैन ग्रंथ कौन सा है जिससे हमें जानकारी मिल जाए कि मगध शक्तिशाली था? 16 महाजनपदों में से एक था, बिहार के दक्षिण में स्थित था, सोन और गंगा और चंपा नदी के मध्य में स्थित था। इसकी जानकारी भी कहां से मिलेगी हमको? कौन सा? भगवती सूत्र से। कहां से? भगवती सूत्र से मिलेगी। और हमने कहा था एक ग्रंथ है जिसमें 2 राज्यों के नाम जो भारत से बाहर थे, कौन से? कंबोज और गांधार। उसके लिए यौन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो तीसरा ग्रंथ कौन सा था? चुल निदेश। क्या नाम था? चुल निदेश। क्या नाम था? चुल निदेश। और एक ग्रंथ और मैंने बताया था जिसमें केवल और केवल 3 महाजनपदों का, अवंतिका, वत्स का और मगध का उल्लेख मिलता है, जो तमिल भाषा का ग्रंथ था। और उस ग्रंथ का नाम क्या था? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम। और एक हमने किसका नाम लिया था? एक वेद। वेद कितने थे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट कौन सा था? अथर्ववेद। तो किसमें जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में भी। किसमें जानकारी मिलती है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तांत्रिक विद्या से। किससे है? तांत्रिक विद्या से। तांत्रिक विद्या। और इसका ऋषि कौन सा था? अथर्वा। ऋषि अथर्वा था। क्या नाम था? ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद का संकलन किया था, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम भी क्या रख दिया? अथर्ववेद। पहला प्रश्न बनता है मगध का विस्तार कौन सी नदियों के मध्य है? सोन, गंगा, चंपा। कहीं आपको गंडक का नाम भी मिलेगा। क्या मिलेगा? गंडक। तो उसका भी नाम थोड़ा याद रखना। उसके बाद में शक्तिशाली क्यों था? चारों ओर से घिरा हुआ था। किससे? पूर्व में सोन, पश्चिम में चंपा, उत्तर में गंगा और दक्षिण में विंध्याचल पहाड़। मगध वर्तमान में कहां स्थित है? बिहार में। बिहार के भी दक्षिण में। कौन कौन से क्षेत्रों को? पहले गया, पटना, नालंदा, शाहबाद। ये वर्तमान में कहां पर है? बिहार। और इन्हीं में कौन स्थित था? पहले मगध, जो 16 महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? पहला जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। किस धर्म से संबंधित है? मैंने एक बताया था सुत्त निकाय। क्या बोला था? सुत्त निकाय या सुत्त पिटक। ऐसा ही बोला कि किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है? सुत्त पिटक का। तो इसको भी साथ में याद रख लेना। अगर पूछा जाए अंगुत्तर निकाय किसका भाग है, तो सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है? सुत्त पिटक का एक छोटा सा अंश है जो पुस्तक के रूप में लिखा गया, और पुस्तक का नाम क्या था? अंगुत्तर निकाय। और दूसरा कौन सा है? महावस्तु। उसी तरह जैन ग्रंथ का पूछा जाए तो कौन सा रह जाएगा? भगवती सूत्र। और 2 जो थे कंबोज और गांधार, जिनका नाम अलग बताया गया, उसका नाम क्या था? चुल निदेश। और एक तमिल ग्रंथ था। किस भाषा का ग्रंथ था? तमिल भाषा का ग्रंथ था,
जिसमें 3 ही बताए गए और तीनों में सबसे शक्तिशाली किसको बताया गया था? मगध को बताया गया था। और वेद का पूछ लिया जाए कि कौन से वेद में मगध साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी और एक सोलेमानिद तो सबसे बड़ा था। इसने बहुत सारे ये लगभग उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत में अश्मक तक, दक्षिणी भारत का एकमात्र था जनपद और कौन सा था? अश्मक, वहां तक मगध ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? अथर्ववेद। उसके बाद में है कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से वंश थे, इसको उदाहरण एक बार फिर कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो किसकी प्रश्न आता है? राजधानी के बारे में इसका एक प्रश्न आता है और उसके अलग अलग नाम हैं, उस नामों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है देख लो। सबसे पहले कौन सी राजधानी? प्राचीन राजधानी। कौन सी राजधानी? प्राचीन। 3 राजधानियां थी। पहली राजधानी का नाम था गिरिव्रज। क्या नाम था? गिरिव्रज। दूसरी का नाम था राजगृह और तीसरी का नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो पहली जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? गिरिवज्र। क्या नाम था? गिरिवज्र। अब इसका क्या प्रश्न आता है कि हैनसांग ने गिरिवज्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, या हैनसांग के अनुसार मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। अब उसमें गिरिवज्र भी आएगा, वृहदत्तपुर भी आएगा, कुशाग्रपुर भी आएगा और वसुमती भी आएगा। तो अब कौन सी नाम लिखोगे आप? ये तो लिखना ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या आ रहा है? मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी है, तब तो उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिवज्र। क्या हो जाएगा? गिरिवज्र। लेकिन कौन था? हैनसांग। क्या नाम था? हैनसांग ने इसके लिए जो नाम उपयोग में लिया उसका नाम था कुशाग्रपुर। क्या नाम था? कुशाग्रपुर। और अगर कह दे जो रामायण है, रामायण के अनुसार इस गिरिवज्र का नाम क्या था, तो इसका नाम था वसुमती। क्या नाम था? वसुमती। रामायण में लिखा हुआ है कि वसु नामक राजा ने गिरिवज्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इस मगध की राजधानी का नाम क्या रखा था? वसुमती। किसने? वसु नामक राजा ने। वसु नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वसुमती। और इसका नाम क्या मिलता है? और इसका नाम मिलता है बृहदत्त। बृहदत्तपुर। क्या मिलता है? बृहदत्तपुर। बृहदत्तपुर। ये क्यों मिलता है? क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? बृहदत्त नामक राजा ने की थी। किसने की थी? बृहदत्त नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बृहदत्तपुर। और इसका नाम क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है मगधपुर। क्या मिलता है? मगधपुर। क्यों मिलता है? क्योंकि मगध नामक साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। मगध की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम क्या था? मगधपुर। कुछ समझ में आ गया? प्रश्न आएगा या तो सीधा क्या आएगा? प्राचीन राजधानी कौन सी है, तो क्या उत्तर आ जाएगा? गिरिव्रज। अगर कुछ हैनसांग के अनुसार इसका नाम क्या है? कुशाग्रपुर। किसका नाम है ये? गिरिव्रज का ही नाम है। और फिर अगर रामायण के अनुसार पूछे तो वसुमती। रामायण के अनुसार किस राजा ने गिरिव्रज की स्थापना की, तो वसु नामक राजा ने। किसने की थी? वसु नामक राजा ने। और अगला नाम क्या है? बृहदत्तपुर। बृहदत्तपुर क्यों नाम है? बृहदत्त नामक राजा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बृहदत्तपुर। और मगधपुर, मगध की ये राजधानी थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मगध। अलग अलग विद्वानों ने जो इसका कालक्रम निर्धारित किया, वो कालक्रम किसके अनुसार? भारत में स्थायी कालक्रम कब से प्रारंभ हुआ? एक राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, उसकी 2 तिथियां मिलती, एक 325 बीसी में और एक 326 बीसी में। जिसने 325 और जिसने 326 को माना, इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है ना? 25 से 26, यानी 25 और 26 खुद, यानी 2 साल हो गए।
तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग राजवंशों का कालक्रम भी आपको क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो कालक्रम के बारे में आप कभी टेंशन नहीं ले। बोले सर आपने तो ये लिखा है और हमारी किताब में तो ये लिखा हुआ, हो सकता आपने 325 जिसने माना उस राइटर की किताब पढ़ रहे हो और जो मैंने पढ़ी वो 326 जिसने माना उसकी पढ़ी, तो उसमें अंतर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए कालक्रम के बारे में आप कभी भी चिंतित नहीं हो। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि भारत में कालक्रम निर्धारण कब से प्रारंभ हुआ। जब भारत पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था, उससे ही हमें पता लगा कि इस समय आक्रमण किया और उसके बाद हमने स्थायी तारीख निकालनी प्रारंभ कर दी। उससे पहले स्थायी नहीं था, पहले कालक्रम बिल्कुल स्थायी नहीं था। किसके टाइम से स्थायी हुआ? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आक्रमण के बाद। और आक्रमण कब किया? 2 तारीखें मिलती है, इसलिए इधर वाला और बताएगा और इधर वाला और बताएगा। तो कालक्रम के बारे में आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो। उसके बाद में प्रारंभिक वंश कौन कौन से थे? पहले हमने क्या पढ़ लिया? विस्तार। फिर हमने क्या पढ़ लिया? उल्लेख। अब तीसरा क्या पढ़ लिया? राजधानी। राजधानियों का यहां लिख देता हूं, कर्म एक बार और याद रखना। राजधानियों का अगर कर्म पूछ ले कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है, पहले तो कौन सी रह जाएगी? गिरि वज्र। और उस राजा का नाम याद रखना बृहदत्त। क्या रखना? किसने बसाया? बृहदत्त। उसके बाद में जो राजधानी थी राजगृह, उस राजा का याद रख लेना बिंबिसार। क्या रख लेना? बिंबिसार। और उसके बाद में तीसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और ये कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। इसका कालक्रम भी थोड़ा ध्यान में रखना और किस राजा ने कौन सी राजधानी बनाई। अब ध्यान से सुनना, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि गिरि वजह से राजधानी बनानी पड़ी? ये राजधानी खुले में थी, इस पर आक्रमण करना आसान था, इसलिए लंबे समय तक शासन चलाना यहाँ उचित नहीं रहा। इसलिए राजगृह जो 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, राजगृह क्या है? 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो सुरक्षित था। कोई भी राजा इस पर आक्रमण करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। यानी गिरि वज्र जो था मगध की राजधानी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए इससे राजधानी को कहां बना ली? राजगृह में बना ली। इससे भी और चेंज क्यों कर दी? गंगा, गंडक और सोन नदियों के मध्य स्थित होने के कारण और ज्यादा सुरक्षित हो गई थी, इसलिए इसको भी राजधानी किसने बना ली? पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र को किसने बनाई? अजातशत्रु। तो राजधानी याद रखना गिरि वज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र। चौथी चीज इसमें क्या पढ़नी है आपको? चौथी चीज पढ़नी है इसमें प्रारंभिक वंश। क्या पढ़ना है? प्रारंभिक वंश। यानी इस साम्राज्य पर, मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से वंश के राजाओं ने शासन किया था। तो सबसे पहला जो वंश था उसका याद रखना बृहदत्त एक वंश भी था। क्या था? बृहदत्त क्या था? एक वंश था और उसके राजा का नाम भी क्या था? बृहदत्त था। लेकिन मैंने अभी पहले बता दिया कि पहले कालक्रम निश्चित नहीं मिलता था। क्यों? अनियमित था। कब से प्रारंभ हुआ? स्थित सिकंदर के आक्रमण के बाद भी। फिर भी इसके अलावा जो शासक हुए उनके कई तो अभिलेख मिले, कई पांडुलिपि मिली, कई पुस्तकों में उनका उल्लेख मिला, तो उनका आधार पर उनका कालक्रम निकाल दिया गया, लेकिन इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका याद रखना, इसका जो समय है वो अज्ञात है। क्या है? इसके समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ना पहले इतिहासकारों को थी ना आज हमें। आज भी इसके बारे में रिसर्च चलता रहता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद में मैंने आपको सूत्र लिखा था, असी नमो शुभ शास्त्र लिखवाया, तो लिखवाया कोई ना भी लिखवा दूंगा। सबसे पहली चीज, उसके बाद में जो वंश है वो है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश है। पहला वंश कौन सा है? बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के बाद मगध पर कौन शासन करता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन शासन करता है? शिशुनाग वंश। कौन करता है? शिशुनाग वंश शासन करता है। और इसके बाद कौन शासन करता है? सीरियल चलाता है, गणानंद में चला ना, हाँ, नंद वंश का। तो कौन सा है? नंद वंश। और उसके बाद तो आपको पता ही है चंद्रगुप्त मौर्य वाला भी सीरियल चला, वो कौन था? मौर्य वंश था। कौन था? मौर्य
वंश। तो प्रारंभिक वंशों में अगर पूछा जाए मगध का प्रारंभिक वंश कौन सा था, बृहदत्त वंश था। कौन था? लेकिन इसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। केवल ये जानकारी मिलती है कि इस वंश के राजा ने किसको राजधानी बनाया? गिरिव्रज। किसको बनाया? गिरिव्रज को राजधानी बनाया। ये केवल जानकारी मिलती है। तो राजधानी में अलग से लिखवा दी मैंने, इसलिए बार बार नहीं लिखवा रहा। इसके बाद में कालक्रम यहां से प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां से कालक्रम प्रारंभ। सबसे पहले पूछा जाए कि हर्यक वंश ने कब शासन किया, यहां मैं लिख रहा हूं समय, यानी पता रहेगा इनका कालक्रम। समय लिखो या कालक्रम। इसका भी प्रश्न आता है अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखिए। इन वंशों को लिख देंगे उल्लेखित और लिख देंगे आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला वंश कौन सा रहेगा? इसको सीधा सा याद ऐसे रखना। ये लिखवाया था आप कह रहे नहीं लिखवाया। ये लो, ये आपका कंप्लीट वंश हो गया प्राचीन भारत के जितने भी आपके। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कर्ण वंश, सातवान वंश, शुग वंश और लास्ट में हो जाता है आपका एक याद रखना कनिष्क कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, छठा कर्ण वंश, सातवान वंश, आठवां शक वंश और नौवां कुषाण वंश। और उसके बाद में गुप्त वंश वगैरह आपके प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें वंश आपको क्रमबद्ध याद रखने की केवल इसको याद रख लेना केवल ये। इसको याद रखना क्या है? अस्सी, नमो, शुक, सास और कुषाण लास्ट में याद रख लेना। आपको सारे के सारे वंश क्रमबद्ध से याद हो जाएंगे। अब देखिए इनका कालक्रम कैसे याद रखना। पहला वंश तो कौन सा था? हमने कहा बृहदत्त वंश था। बृहदत्त वंश के बारे में हमारे को जानकारी है क्या? नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख दिया? अज्ञात। अब हमें जानकारी मिलती है और वो कौन से मिलती है? याद रखना ये कब चल रहे हैं? ये ईसा से पूर्व के हैं। कब के हैं? ईसा, जब ईसा का जन्म हुआ। ईसा का जन्म कब हुआ? 4 ईसा। तो कब हुआ? 4 ईस्वी को। तो उससे पहले जितने भी होंगे वो बीसी में चलेंगे। किस में चलेंगे? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व में। किस में चलेंगे? ईसा पूर्व। जो बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। जो जितनी संख्या बड़ी है वो उतनी पहले की, और जितना छोटा है वो अभी का है। समझ रहे? और ईसा के बाद में जो जितना बड़ा है वो बाद का है और वो पहले का है। समझ में आ रहा? एक तो क्या है? एसी, एक है बीसी। इसमें तो क्या होता है? छोटे से बड़ा चलता है। इसमें उल्टा चलता है, जो बड़ा होता है ऐसे चलता है, बड़ा छोटा 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 छोटा। जितना छोटा है वो उतना ज्यादा पुराना है। जो जितना कम से, जैसे मैं लिखूं 319 ईसा पूर्व, एक लिखूं 519 ईसा पूर्व, छोटा कौन सा हो? 500 वाला। छोटा कौन सा हुआ? 500 वाला। अभी ये लिखूंगा, समझ में आ जाएगा। बीसी का मतलब होता है जो संख्या में जितना छोटा है वो उतना पुराना है। समझ गए ना? और जो संख्या में जितना बड़ा है वो उतना कम छोटा है। यहां इसको समझना। अभी देखो 545 बीसी, बीसी लिखूं या ईसा पूर्व लिखूं, एक ही बात है। 545 से 412 बीसी तक, 412 बीसी तक। 412 क्या है? छोटे। अब इसमें पहले का कौन है? 412 क्या है? बड़ा। ये पुराना है। ये क्या है? पुराना। बीसी में चल रहा है मतलब पुराना है, बहुत पहले का है। और जितना छोटा होगा वो बाद का होगा, उल्टा चलेगा। उससे 0 ऐसे 0 1 1 2 नहीं पता पड़ेगा। चलो अभी समझा दूंगा, पहले इसे समझ। किसका कालक्रम क्या है? 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। कब तक? ईसा पूर्व तक। फिर दूसरा वंश कौन सा आ जाता है? शिशुनाग वंश। कौन सा आ जाता है? शिशुनाग वंश। तो सीधा ये वाला नीचे वाला यहां उठा लो, तो कौन सा है? 412 बीसी से 344 बीसी, 344 बीसी। फिर 344 को यहां से उठा लो नंद वंश में, 344 बीसी से 323 बीसी, 323 बीसी। फिर 323 को उठा लो इधर, तो 323 बीसी से 184 बीसी। तो समझ में आया? बीसी का मतलब ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो संख्या छोटी होती है वो उतना पुराना होता है। ये चीज, जो संख्या छोटी है वो ज्यादा पुराना है। तो देख लो प्रारंभिक वंश, पहला वंश कौन सा है? बृहदत्त वंश।
ये इस वंश के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए कालक्रम हमने क्या लिख दिया, अज्ञात। फिर दूसरा कौन सा वंश है, हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक चलेगा, 545 से 412। बस ये एक याद रखो, उसके बाद ये पूरा याद मत रखो, सीधा क्या रखो, 45 के बाद 12, 12 के बाद 344, 344 के बाद 323, 323 के बाद 184। इसको ऐसे मत याद करो, उसके बाद याद करो 545, 412, 344, 323 और 184। बस खत्म, ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे। तो ये वंश क्या थे, प्रारंभिक इस वंश पर मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों के बारे में पूछे कि कौन कौन के वंशों ने मगध पर शासन किया, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बृहद्रथ वंश हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा और मौर्य वंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, हम पहला वंश लेते हैं, बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश, बृहद्रथ, अर्थ है एक, ये कहीं था मिलेगा, बृहद्रथ वंश। पहले कह दिया, इसके बारे में 3 जानकारी मिलती है। पहले राजा के बारे में जानकारी मिलती है, उसके पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिलती, और लास्ट में मिलता है अंतिम राजा होता है, उसका नाम जरूर हमें मिलता है। अंतिम राजा का नाम भी क्यों मिलता है, क्योंकि यहां से हमें क्या मिल जाता है, कालक्रम मिल जाता है। तो इसी वंश का जो राजा था उसने इस वंश के अंतिम राजा की हत्या कर दी, और कौन से वंश की स्थापना कर देता है, हर्यक वंश की। तो ध्यान से सुनो, बृहद्रथ वंश था। अगर मैं कहूं समय के बारे में बताइए, तो आगे आप क्या लिखेंगे, अज्ञात। क्या लिख देंगे, समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी चीज, तो फिर राजा के बारे में बताइए कि कौन कौन से राजा हुए। पहला राजा तो ये खुद हो जाएगा, कौन सा राजा, बृहद्रथ राजा। कौन सा, बृहद्रथ। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान से सुनना, बृहद्रथ के बारे में सुन लो। कई बार प्रश्न आता है कि बृहद्रथ को कोई पुत्र नहीं था, बृहद्रथ को कोई पुत्र नहीं था, इसके पुत्र नहीं था। तो ये परेशान था, क्योंकि प्रत्येक राजा एक पुत्र चाहता है। क्यों चाहता है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य पर शासन करने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आजकल पुत्रियां भी पुत्रों का जगह ले चुकी। तो बृहद्रथ नामक जो राजा था, पहला राजा, समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसके क्या नहीं था, पुत्र नहीं था। तो इसने इधर उधर बहुत भटका और पता लगा कि एक कोई यज्ञ है, उस यज्ञ को करने से क्या हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसने एक यज्ञ किया। क्या किया, यज्ञ किया, और उस यज्ञ से एक उत्पन्न हुई राक्षसी, जिसका नाम था जरा राक्षसी। क्या नाम था, जरा राक्षसी। क्या उत्पन्न हुई, होता था कुछ भी हो सकता है, पहले अगर गांव से उत्पन्न हो सकता है तो यज्ञ से क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता है ना? ठीक है, यज्ञ से क्या उत्पन्न हुई, जरा नामक राक्षसी उत्पन्न हुई, और इसने राजा को वरदान दिया। किसने वरदान दिया, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए आप समझते रहना। राजा बृहद्रथ ने पुत्र नहीं था, इसलिए क्या किया, यज्ञ। यज्ञ से कौन उत्पन्न हुई, जरा नामक राक्षसी उत्पन्न हुई, और राजा को इसने क्या दिया, वरदान दिया, और वरदान स्वरूप एक सेव दिया। क्या दिया, बोला ये सेव ले जा और किसको खिला दे, खुद तो नहीं खाएगा ना, पत्नी को खिलाएगा। अच्छी चीज पत्नी खाती है, पति तो बेचारा शाम को थके दुबला घर आता है, ठंडा वासा मिलता है, नहीं होता है क्या? 10-11 बजे अगर खाना खाते, खाना तो जल्दी बन जाता है, तो पहले कौन खाता है, पीछे वही बचता है। अगर अच्छी चीजें सब्जी में डाली, उनको एक एक निकाल ली, मटर है तो पहले मटर को निकाल लो, फिर खा लो, पीछे बचा। सॉरी, इसके हिस्से में वही आएगा। चलिए, तो सेव को क्या किया, पत्नी को खिला दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि पत्नी 2 थी। पत्नी कितनी थी, 2 थी। तो बोला एक को खिलाओ तो दूसरी नाराज, और दूसरी को खिलाओ तो पहली नाराज। तो क्या कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए और आधे आधे खिला दिए। तब जो उनको पुत्र उत्पन्न हुए वो आधे आधे उत्पन्न हुए। नहीं होता है क्या, नहीं होता है क्या? कई बार किसी का सर भी नहीं होता, कभी किसी का हाथ नहीं होता, कभी किसी का पैर नहीं होता, कभी हर दिन नहीं होता है क्या? ये तो प्राकृतिक क्रिया है, हो जाता है। तो क्या हुआ, जो पुत्र प्राप्त हुआ वो पुत्र कैसा प्राप्त हुआ, आधा प्राप्त हुआ। लेकिन जरासंध ने तो क्या दिया था, वरदान दिया, बोले ऐसा ही होगा, लेकिन फिर क्या करना, दोनों को पास में रख देना, ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। क्योंकि पहले भी तकनीकी थी, तो वो दोनों जुड़ गए और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो दूसरा पुत्र कौन सा देगा, आपको पता लग गया होगा, जरासंध। दूसरा पुत्र कौन था,
जरासंध। अब जरासंध के बारे में आप जानते हो, जरासंध ने महाभारत में किसके साथ बहुत सारे युद्ध किए थे? कृष्ण के साथ। किसके साथ किए थे? कृष्ण के साथ। पहले तो किसके साथ किए? कृष्ण के साथ, और उसके बाद में किसके किए थे? पांडवों के साथ। किसके साथ किए थे? तो आपको पता होगा किसके हाथ में इसकी मौत हो जाती? भीम। क्या रखना? जरासंध की मृत्यु। प्रश्न क्या आता है? किस शासक की मृत्यु मल्ल युद्ध के दौरान हुई थी? तो राजा का नाम क्या रखना? जरासंध। क्या रखना? जरासंध। और मल्ल युद्ध किसके मध्य हुआ था? पांडव भीम के साथ और इसके मध्य। तो मल्ल युद्ध में पांडु पुत्र भीम ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। नीचे तक आ रहा है? एक नहीं है ना? एक लास्ट शासक इसके बाद में, इसके बारे में पहला, ये दूसरा, लेकिन इसके बाद में जरासंध के बाद में कौन कौन से राजा हुए इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक जानकारी मिलती है कि इस वंश का अंतिम राजा ये था, ऐसा नाम मिलता है। तो उस तीसरे का जो नाम था वो था रिपुजन्य। क्या नाम था? रिपुजन्य। और इसके आगे क्या लिख दो? अंतिम राजा था। ये कौन था? अंतिम राजा था। इसका एक सामंत था, उसका नाम याद रखना। इसका आगे क्या था? सामंत किसे कहते हैं? सीमाओं का रक्षक। तो उसका नाम था, सामंत का नाम था भटिये। क्या नाम था? सामंत का नाम था भटिये। क्या नाम था? भटिये। इस भटिये ने क्या कर दी? मगध के वृद्धित वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की क्या कर दी? हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी, और उस वंश का नाम था यात्रक।